एवरीवन, मैं अजय कुमार सिंह आप सभी को आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के लिए बिलियन चैप्टर जो है, उस चैप्टर में जो जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उनमें से 20 ऑब्जेक्टिव सवाल को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये वो 20 ऑब्जेक्टिव सवाल है जो पूरे चैप्टर के अलग अलग कंसेप्ट को लेकर है। अगर आप इस 20 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं तो इससे और भी अन्य ऑब्जेक्टिव सवाल को भी करने का तरीका साथ साथ आएगा। तो चलिए ये एक तरह से समझिए तो आपको बिलियन चैप्टर का रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए को आप शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसे ढेर सारे और भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो जो होंगे इस चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और क्वेश्चन बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोला गया है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करें। तो इसका अगर आप आंसर भी रटना चाहें तो रट सकते हैं। इसका आंसर सी होगा 55.5। अब देखते हैं कि कैसे बनेगा, क्योंकि सवाल बनाने आना चाहिए। सवाल की बहुत सारे हो सकते हैं केमिस्ट्री में, तो रटने से तो काम चलेगा नहीं। तो मोलरता की फॉर्मूला की बात करेंगे। मोलरता का फॉर्मूला कैपिटल एम बराबर होता है बिले का मोल बटे में बिलियन का आयतन, वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो अगर यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि ये जो है कैसा है, शुद्ध है, क्योंकि ये शुद्ध है तो इसका द्रव्यमान जो लिया जाएगा 100% होगा, तो 100, और इसमें अणु भार से भागा करेंगे तो 100 बटे में 18, तो इससे मोल निकल जाएगा। मोल बटे में इसका, क्योंकि शुद्ध यही है, तो 100 ग्राम का मतलब 100 ml, और इसको लीटर में बदलना होगा तो 1000 से भाग किया जाएगा। और जब ये भाग करेंगे तो सब कुछ कटाने के बाद 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, और ये जो होगा 100 बटे में 18 और गुणे 10 हो गया। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 55.55। इसीलिए आंसर कौन सा सही है, सी। कैसे बनाए हैं, शुद्ध जल बोला। शुद्ध जल का मतलब कि उसमें और कोई नहीं मिला है, 100% यानी 100 ग्राम जल है। कितना है, शुद्ध कहने का मतलब 100 में 100 है। 100 ग्राम जल है, अगर 100 ग्राम जल है तो इसका मोल निकालना होगा, तो 100 बटे में इसका अणु भार, ये इसका मोल निकल के आ गया। अब इसमें क्योंकि बिलियन का आयतन, तो ये शुद्ध है तो इसमें और कोई मिला नहीं है, तो जो इसका आयतन होगा वही बिलियन का भी आयतन होगा। तो 100 ग्राम मतलब 100 ml, तो 100 बटे में 1000 कर दिए, लीटर में हो गया। 0 से 0 कटा है, तो 100 बटे में 18 गुणे 10 किए, 1000 बटे में 18 को कटाएंगे तो आएगा 55.5। इसीलिए आंसर सही है सी। ठीक है, आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा। मोलरता का होता है बिले का मोल बटे में बिलियन का आयतन, और इसका मात्रक लीटर होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 10 लीटर दशांश मोलर। दशांश मोलर कहने का मतलब 1/10 मोलर। ठीक है, घोल के लिए घुल्य की मात्रा बतानी है। घुल्य कहने का मतलब जो होता है विलय होता है, घोल कहने का मतलब बिलियन, और घुल्य कहने का मतलब विलय, यानी विलय की मात्रा बतानी है। और 4 ऑप्शन में देखिए, जो मात्रा आपको बतानी है वह किस में बतानी है, मोल में बतानी है, यानी विलय का मोल ज्ञात करना है। और सवाल में आपको मोलरता दिया गया है, दशांश मोलर यानी मोलरता दिया गया है। तो मोलरता का फॉर्मूला अभी बताएं। मोलरता बराबर होता है विलय का मोल और बटे में बिलियन का आयतन, और वो आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो मोलरता बोला गया है 1/10 बराबर विलय का मोल तो ज्ञात करना है, बटे में इसका आयतन बोला गया है 10 लीटर। और क्योंकि 10 इधर भागा में तो इधर जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा विलय का मोल बराबर 10 बटा में 10। इसको खचा अगर कट गया तो n बराबर आ गया 1 मोल, क्योंकि 1 मोल हो गया, तो आंसर कौन सा सही है, सी आंसर सही है। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में कौन सहजात गुण है। देखिए ध्यान से, आपको ऐसे जनरली जो किताब में पढ़ाया जाता है, क्लास में भी पढ़ाया जाता है, तो उसमें अणु संग गुणधर्म बताया जाता है, और साथ में इंग्लिश में टर्म यूज किया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप अणु संग गुणधर्म जानते हैं, इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप इंग्लिश के भी टर्म याद रखें, ताकि उसका हिंदी अगर चेंज भी हो तो आपको दिक्कत न हो। तो अणु संग गुणधर्म को ही कहा जाता है सहजात गुण। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि कौन अणु संग गुणधर्म है, तो ऑप्शन दिया गया है परासरण दाब, क्वथनांक, द्रवणांक और वाष्प दाब। तो इसमें अणु संग गुणधर्म जो होता है, परासरण दाब एक प्रकार का अणु संग गुणधर्म है, वाष्प दाब अणु संग गुणधर्म नहीं है, चाहे क्वथनांक अणु संग गुणधर्म नहीं है। ये जो होते हैं क्वथनांक नहीं, बल्कि क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब नहीं, वाष्प दाब का अवनमन जो है वह एक प्रकार का अणु संग गुणधर्म है। परासरण दाब अणु संग गुणधर्म है, इसीलिए आंसर कौन सा सही है, ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखा दिया गया है केसीएल जलीय घोल। कौन सा घोल है, केसीएल।
और 100% विघटित हो जाता है, मतलब कि 100% टूट रहा है, तो इसका 1/2 गुणांक बताना है। तो KCl जब 100% टूटेगा तो K प्लस और Cl माइनस इसी हिस्सा में टूटेगा, और इसको 2 हिस्सा में टूट रहा है, तो इसका 1/2 गुणांक का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक K और एक Cl 2 हिस्सा में टूटा, इसलिए 1/2 गुणांक का मान कितना हो गया? 2। आंसर ए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसी भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इनमें से कौन सी ऐसी सांद्रता है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? जिसमें पहला है सामान्यता। सामान्यता मतलब कि नॉर्मालिटी, कैपिटल एन। ठीक है। मोलरता, इसको कहा जाता है कैपिटल एम। फॉर्मलता एफ। मोललता स्मॉल एम कहा जाता है, और मूल अंश को एक्स कहा जाता है। तो कौन सा ताप पर प्रभाव नहीं होगा? तो वैसा जिसमें आयतन फॉर्मूला में नहीं होगा, तो उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आयतन को ही अगर गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो आयतन बढ़ता है घटता है। तो यानी सामान्यता नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में मोलरता ही आता है। मोलरता के फॉर्मूला में क्योंकि आयतन है, तो यह ताप पर निर्भर करेगा, ये भी ताप पर निर्भर करेगा, ये भी ताप पर निर्भर करेगा। लेकिन मोलरता के फॉर्मूला में या मूल अंश के फॉर्मूला में कहीं पर भी आयतन नहीं आता है, इसीलिए यह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा सही है? बी। वैसा फॉर्मूला जिसमें आयतन नहीं आएगा वह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। कोई भी सांद्रता का पद ले लीजिए, तो उसमें अगर जिसमें फॉर्मूला में ताप नहीं है, वह जैसे द्रव्यमान प्रतिशत आया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, ताप पर निर्भर नहीं करेगा। आयतन प्रतिशत रहेगा तो निर्भर करेगा, क्योंकि फॉर्मूला में है। मोल अंश के फॉर्मूला जो होता है N1 बटे में N1 प्लस N2, इस फॉर्मूला में भी क्या हाँ है? कहीं आयतन नहीं है, तो ये भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन तथा पॉलीमर के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो जो प्रोटीन होते हैं या पॉलीमर जो भी होते हैं, वह सभी का सभी उच्च आणविक द्रव्यमान के यौगिक होते हैं, और उनका अणु भार ज्ञात करने के लिए परासरण विधि का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है। अब इसमें बोला गया है घोल का सहजात गुण। सहजात मतलब अणु संगुण, ठीक है, होता है। कौन है? इसमें मोलरता के समानुपाती होता है, नॉर्मलता के समानुपाती होता है, घुल के अणु भार के। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। आप अगर पढ़े होंगे, वाष्प दाब का अवनमन के बारे में बताएगा कि विलय अवाष्पशील विलय के कण को बढ़ाने पर वाष्प दाब घटता है। तो एक को बढ़ाने पर दूसरा की घट रहा है, तो वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और अवाष्पशील विलय, विलय कहा जाता है किसको? घुल्ले को। यानी कि इसके क्या हो जाएगा? 1 बटे में घुल के अणु भार के समानुपाती होगा। यानी आंसर कौन सा सही है? सी। ठीक है। इसके बाद निम्न में कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? एंटी फ्रीज कहने का मतलब फ्रीज माने जमना, और एंटी फ्रीज मतलब जमने नहीं देगा। इनमें से कौन है जो जमने नहीं देता है? तो वो है इथिलीन ग्लाइकोल या इथाइल ग्लाइकोल जो होता है, अगर जल में मिला देंगे तो उसको जमने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? वह एंटी फ्रीज है, फ्रीज नहीं होने देगा। ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ किसको डाला जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल को डाला जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है भाई? इसके ऑप्शन पे आप देखेंगे ध्यान से। पहले ऑप्शन क्या दिया गया? ठंडे पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्म पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। अणु गुणधर्म के बारे में पूछा गया है, यह जंगरोधी है, जल के क्वथनांक को बढ़ाता है। इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज है। फ्रीज यानी जमना हो गया, हिमांक से संबंधित है, तो यह हिमांक को क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी आंसर कौन सा सही है? ए आंसर क्या है? सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे, इनमें से कौन रॉल्ट्स के नियम के लिए धनात्मक विचलन दर्शाता है? जो रॉल्ट्स के नियम में अगर अनादर्श विलयन होगा तो वह धनात्मक विचलन दर्शा सकता है या ऋणात्मक दर्शा सकता है। यहाँ पर आपको वही पूछा गया है कि कौन जो होगा धनात्मक, यानी उसके मान को बढ़ाएगा कौन। तो यहाँ पर जो मिश्रण बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का होगा तो वह बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि ये भी अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है, तो दोनों प्लस प्लस रहेगा तो ढकेलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अणु संगुणधर्म नहीं है? तो अगर नहीं की बात कर रहा है तो पहले जानते हैं कि कौन कौन होता है अणु संगुणधर्म। तो होता है वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। हिमांक का अवनमन अणु संगुणधर्म होता है, परासरण दाब भी अणु संगुणधर्म होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी होता है, लेकिन मोलल उन्नयन स्थिरांक ये कोई अणु संगुणधर्म नहीं है, और इसीलिए आंसर हो जाएगा, हमको नहीं ही पूछा गया है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो है 5 ग्राम ग्लूकोज को
20 ग्राम जल में घोला गया। तो बिलियन की भार प्रतिशत बताना है कि बिलियन जो है इसका भार प्रतिशत क्या है। तो भार प्रतिशत कह बोला जाए, कहने का मतलब वेट बाई वेट परसेंट पूछा गया है, तो ऊपर में हमको क्या लिखना पड़ेगा, वेट लिखना पड़ेगा, किसका, बिले का, और नीचे में जो वेट लिखना पड़ेगा वह किसका लिखना पड़ेगा, बिलियन का लिखना पड़ेगा। और गुणे कितना करना पड़ता है, गुणे करना पड़ता है हमको 100। जब 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। आपको सवाल में बिले का जो द्रव्यमान बोला गया है 5 ग्राम बोला गया है, तो ऊपर में लिखेंगे 5, नीचे में बिलियन का द्रव्यमान। तो सवाल में जो है देखिए 5 ग्राम ग्लूकोज को 20 ग्राम जल में, तो बिलियन जो होता है बिले और विलायक दोनों को मिलाकर बनेगा, यानी कि आपको लेना पड़ेगा 5 प्लस 20, और प्रतिशत है तो गुणे कितना किया जाएगा 100। 5 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ऊपर तो 5 ही रहेगा, नीचे में 25 हो जाएगा। गुणे जब 100 किया जाएगा तो 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 5 चौके हो जाता है 20%। और 20% आंसर क्या है आपका, सही है, आंसर सही है बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, बोला गया है कि H3PO3 है, एक किस प्रकार का भास्मिक है, एक भास्मिक है, द्विभास्मिक है, त्रिभास्मिक है। तो देखो जब ये जो होता है संबंधित होता है, ये जो होता है तुल्यांक भार यानी कि जेड या एन से संबंधित होता है, जेड या एन से संबंधित होता है। और इसे निकालते कैसे हैं, तो जिसका जितने अम्ल को स्टेबलाइज कर देगा वह उसका क्षारीयता कहा जाएगा या भास्मिक नेचर कहा जाएगा, और जितने क्षार को कर देगा वह अम्लीयता कहा जाता है। तो इसकी संरचना अगर देखेंगे तो PH3PO3 की संरचना कैसी होती है, तो P डबल बॉन्ड O रहेगा, एक तरफ से OH, दूसरा भी OH, और तीसरा हो गया H। इसको कहा जाता है H3, 3 गो हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, H3PO3। इस H3PO3 में अगर बात करेंगे तो आपको संरचना से ढूंढना आसान होता है। इसके पास जितना OH है, एक OH और 2 OH, क्योंकि 2 OH है इसीलिए कितना भास्मिक हो जाएगा, द्विभास्मिक हो जाएगा। ठीक है, अगर OH की संख्या अगर 3 होती, जैसे कि अगर आपको सवाल में बोल देता H3PO4, H3PO3 के जगह पर H3PO4 बोल देता, तो आपको यहां पर भी OH लग जाता, तब जाके 1 2 3 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन हो जाते। तो यहाँ पर OH को होता है 1 2 3 OH, तो 3 OH मतलब कि त्रिभास्मिक। लेकिन अभी आपके सवाल में क्योंकि 3 बोला है तो ये वाला ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए आपको OH 1 और OH 2, क्योंकि 2 OH इसीलिए इसको कहा जाएगा क्या, द्विभास्मिक। ये अम्लीयता और क्षारीयता आगे जब पी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी इसको बताएंगे कि संरचना से कैसे अम्लीयता और क्षारीयता निकाला जाता है। अभी के लिए इतना जान लीजिए खाली कि जितना OH होगा उसका वह भास्मिक कहलाएगा, और जितना H होगा वह उसका अम्लीयता कहलाता है। ठीक है, तो इसका भास्मिक द्विभास्मिक हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कहने का मतलब कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन ताप पर निर्भर नहीं करेगा, सामान्यता यानी नॉर्मलिटी, ये तो एक प्रकार से मोलरता के फॉर्मूला से बनेगा। नॉर्मलिटी नॉर्मलता की का फॉर्मूला होता है छोटा n इंटू मोलारिटी। तो क्योंकि अगर मोलरता ताप पर निर्भर कर रहा है तो नॉर्मलता भी क्या करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला में आयतन आएंगे ही आएंगे। इसीलिए ताप पर निर्भर नहीं करने वाला में ये आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। फॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करेगा तो आंसर गलत है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, मोललता, क्योंकि मोललता का फॉर्मूला जो होता है छोटा m बराबर बिले का मोल बटे में बिलियन का द्रव्यमान। तो क्योंकि द्रव्यमान भी ताप पर निर्भर नहीं करता है और मोल भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, इसीलिए मोललता भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है मोललता प्रदर्शित होता है, मतलब मोललता का मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो देखिए कोई भी मात्रक बताना होगा तो हम उसके फॉर्मूला से बताएंगे, और मोललता के लिए, मोललता कहने का मतलब छोटा वाला m, और इसका मात्रक को बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बिले का मोल और बटे में विलायक का द्रव्यमान के, वो भी किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो इसका जो मात्रक होता है मोल का मात्रक मोल, और नीचे हो गया केजी, तो मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी का आंसर कौन सा है, डी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विद्युत अपघटन का उदाहरण है, मतलब कौन इसमें ऐसा है जो विद्युत में टूट जाता है, और वही विद्युत अपघटन करेगा जो आयन होंगे तो टूट जाएंगे, अगर आयनिक नहीं होगा तो नहीं टूटेगा।
चीनी आयनिक नहीं होता है, यूरिया भी आयनिक नहीं है, बेंजीन भी आयनिक नहीं है, ये तीनों सहसंयोजी होते हैं। और सोडियम एसीटेट आयनिक होगा क्योंकि इसके अंदर में एक धातु है और एक हिस्सा क्या है, अधातु, इसीलिए ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। आंसर सही है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आएगी। और यहाँ पर मोललता बढ़ाने पर ये सब दिया गया है। तो कहने का मतलब देखिए, ताप को बढ़ाने पर सब सांद्रता ही दिया है, मोलरता भी एक प्रकार की सांद्रता है, मोललता भी एक प्रकार की सांद्रता है, मोल अंश भी सांद्रता है, और वेट बाई वेट परसेंट भी क्या है, एक प्रकार की सांद्रता है। और आपको बोला गया है कि जलीय विलयन की ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है। तो कमी या बढ़ोतरी होगा तो क्या परिवर्तन होगा कि नहीं, होगा ना। तो अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो ऐसी कौन सी सांद्रता है जिसको ताप के कारण परिवर्तन होता है। तो मोलरता में जो होता है ताप के कारण परिवर्तन होता है, मोललता में कोई पर यह ताप पर निर्भर ही नहीं करेगा, मोल अंश भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा, वेट बाई वेट द्रव्यमान प्रतिशत भी जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो ताप पर निर्भर करेगा मोलरता, तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा, मोलरता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। आपको कुल 20 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, एक दो बार रिवीजन करिएगा, जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संघ गुणधर्म नहीं है। आपको अणु संघ गुणधर्म कौन सा नहीं है, हिमांक का उन्नमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रकाशीय, ये जो होता है अणु संघ गुणधर्म नहीं है। आंसर कौन सा सही है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थोफोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3 मोलर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, सब में मात्रक में यन दिया है, मतलब नॉर्मलता ज्ञात करना है। आर्थोफोरिक किसको कहा जाता है, आर्थोफोरिक कहा जाता है H3PO4, इस अम्ल को कहा जाता है आर्थोफोरिक अम्ल। इसकी संरचना बनाएंगे तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, OH और OH। तो यहां पर हमारे पास में OH की संख्या कितनी है, 1 2 3, क्योंकि OH की संख्या 3 है, इसका मतलब कि इसकी क्षारीयता कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, यानी यन का मान कितना लेंगे हम लोग, 3। और नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है छोटा यन गुणे क्या होता है, मोलारिटी। हम तुल्यांक भार के द्वारा भी मोलरता निकाल सकते, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मलता को हम N इंटू मोलारिटी के जरिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलरता दिया गया था तो हमने मोलरता वाला फॉर्मूला यूज किया। तो n की जगह पर छोटा वाला n की जगह पर 3 यूज करेंगे, और मोलरता 3 दिया गया है तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, और नॉर्मलता का मात्रक जो होता है नॉर्मल होता है, तो इसको कैपिटल N से दर्शाएंगे, यानी क्या हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, ये आर्थोफोरिक हम क्या क्या बात को सीखे, पहले देखिए। पहला कि आर्थोफोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, H3PO4। इसकी क्षारीयता कितनी होगी, तो संरचना बनाए तो हमने देखा OH 1 गो 2 गो 3 गो, क्योंकि OH की संख्या 3 है, इसीलिए इसके लिए क्षारीयता का मान कितना लिखेंगे, 3 लिखा जाएगा। क्योंकि 3 लिख दिए तो अगर नॉर्मलता निकालना होगा तो मोलरता में जब छोटा वाले यन का गुणा करते हैं तो नॉर्मलता निकल के आ जाएगा। छोटा यन का मान भी 3, मोलरता का मान भी 3, तो 3 में 3 का गुणा किए कितना हो गया, 9। चलिए अब हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि 200 ml है में 2 ग्राम NaOH घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात करें। कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल देख के बच्चे डर जाते हैं। पहले क्या करेंगे, सवाल बनाना होगा, जानकारी को लिखेंगे। विलयन के 200 ml, कहने का मतलब आयतन ml में आयतन होता है, V बराबर दिया गया है 200 ml दिया गया है। इसके अलावा 2 ग्राम, ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, तो वेट आपको दिया गया है 2 ग्राम। क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है मोलरता, मोलरता पूछा गया है, और मोलरता का फॉर्मूला होता है बिले का मोल बटे में बिलियन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। मतलब आपको अगर मोलरता निकालना है तो मोल पता होना चाहिए और आयतन पता होना चाहिए। आयतन तो है लेकिन मोल नहीं है, तो पहले अगर मोल निकालना होगा तो मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और बटे में क्या होता है, अणु भार। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 2 ग्राम, तो लिखेंगे 2, और NaOH का अणु भार कितना होता है, तो Na का होता है 23 और OH 17, तो 23 और 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, कटेगा तो 1/20 मोल हो गया। ठीक है,
अब मोल निकल गया तो मोलरता बराबर हो जाएगा 1/20 मोल। अब बटे में आयतन, आयतन का मान है 200 और बटे में, क्योंकि ml में नहीं चाहिए लीटर में चाहिए, 1000 से भाग करेंगे, 1020 कट गया। ये 2 से इसको काटेगा 5 बार में, ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर गया, 1/20 गुणे हो गया 5, 5 से कटेगा 4 बार में, 1/4 को कहा जाएगा 0.25, ठीक है, मोलर। मोलरता निकालना था तो 0.25 मोलर। ये आंसर कौन सा सही है? ये आंसर क्या है? सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको 20 बिलियन के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहा है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला होगा। अगर आपको सीखने को कुछ नया मिला है तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, सब्जेक्टिव चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, या कोई कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप जिस कंसेप्ट पे कहेंगे उस पे हम वीडियो बना देंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।